दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 11 का अध्याय 11, जिसका नाम है वायुमंडल में जल। और इससे पहले दोस्तों हमने जो क्लास 11 के 10 जो चैप्टर हैं जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसके सारे MCQ क्वेश्चन हमें कर लिए हैं। अगर आप दोस्तों ये 10 जो टॉपिक हमारे उनके वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के होम पेज पे जाके उसके बाद में प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11 के वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको जो क्लास 11 के अब से पहले जो 10 चैप्टर हो चुके हैं उनकी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है क्लास 11 के अध्याय 11 या टॉपिक 11 से संबंधित, जिसका नाम है वायुमंडल में जल। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि वायु में उपस्थित जल की मात्रा कहलाती है। यानी दोस्तों जो वायु में उपस्थित जल की मात्रा है वो आप सभी जानते हैं आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूर्ण क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद नमी के प्रतिशत को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा है सापेक्ष आर्द्रता की, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा कहलाती है। यानी दोस्तों वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा है वो आपकी कहलाती है पूर्ण आर्द्रता। और दोस्तों पूर्ण आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों नाम। जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है उसे पूर्ण आर्द्रता या फिर निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा गया है कि जब जल युक्त वायु अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुँच जाती है तब क्या होता है। यानी दोस्तों जल युक्त वायु है, यानी जल युक्त वायु है वो संतृप्त बिंदु पर पहुँचेगी तो क्या होगी। तो दोस्तों भूमि से अधिक जल वाष्पित नहीं होता, ये तो कोई संबंध ही नहीं हुआ। इससे समुद्र के ऊपर वाष्पीकरण होता है और भूमि के ऊपर वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों जब जल युक्त वायु है वो संतृप्त बिंदु पर पहुंचती है तो वह वाष्प बूंदों का निर्माण करती है, ये बिल्कुल कथन सही होगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब जल युक्त वायु है वो संतृप्त होती है तो दोस्तों वह किसका निर्माण करती है? तो बूंदों का निर्माण करती है, जलवाष्प बूंदों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, बूंदे बादल से गिरती है, इसका संबंध तो हुआ ही नहीं। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से कारक दोस्तों पांचों क्वेश्चन कि कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, उच्च तापमान, साफ आसमान, शुष्क हवाएं या ये सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाले सभी ये क्या है? कारक हैं। उच्च तापमान हो, क्योंकि उच्च तापमान होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर साफ आसमान है यानी प्रकाश है वो धरातल पे या महासागरीय स्तर पे ज़्यादा आएगा और शुष्क हवाएं चलेगी तो वो ज़्यादा नमी ग्रहण करेगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी कारक हैं वो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सहायक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये थोड़ा मैं हटके आपके लिए लेकर आया हूँ, मैंने सोचा क्या पता ये परीक्षा में आ जाए। तो दोस्तों देखिएगा छठा क्वेश्चन कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र पाया जाता है, ये कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों ये छिद्र जो ओजोन परत में छिद्र है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सातवां। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। काफ़ी ऊंचाई पर मुक्त हवा में जलवाष्प के संघनन द्वारा गठित पानी की छोटी बूंदे या बर्फ के छोटे क्रिस्टल का एक द्रव्यमान है। यानी दोस्तों काफ़ी ऊंचाई है, वहाँ पे हवा जाएंगी और ये संघनन होगी और ये पानी की छोटी छोटी बूंदे यहाँ पर छोटी छोटी बर्फ के रूप में क्या गिरेगी। दोस्तों ये भाग क्या होगा, ये क्या कहलाएगा। तो दोस्तों ये क्या कहलाएंगे? बादल। ठीक है दोस्तों, यानी ये काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, जबकि ओस, पाला, ये धुंध ये काफ़ी धरातल के नीचे बनती है। जबकि यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे पूछा गया है तो काफ़ी ऊंचाई पे दोस्तों आप सभी जानते हैं किसका निर्माण होता है, तो बादलों का। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आठवां कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल वाष्प ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी दोस्तों
ये कोई समुद्र है और यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है और दोस्तों जो वायु है वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्प के रूप में जा रही है और ऊपर जब ये ठंडी होती है तो ये क्या है, संघनन होकर ठोस हो जाती है। और ठोस ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, यानी तरल जो वाष्प है उससे यहाँ पे ठोस हो जाएगी, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, संघनन। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संघनन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो तरल वाष्प है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडलीय नमी का मुख्य स्रोत क्या है, नदी, बारिश का पानी, झीलें या फिर समुद्र की सतह। तो दोस्तों जो वायुमंडलीय नमी है उसका जो मुख्य रूप से जो स्रोत है वो है समुद्र की सतह, क्योंकि दोस्तों लगभग धरातल के 71% भाग पर महासागर फैले हुए हैं और दोस्तों इन्हीं से क्या है, वायुमंडल में नमी जाती है, आर्द्रता जाती है। ठीक है दोस्तों, मुख्य स्रोत यही है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां आ रहा है आपके सामने कि जो अपेक्षिक आर्द्रता की इकाई के रूप में जाना जाता है, यानी दोस्तों जो अपेक्षिक आर्द्रता है वो किस रूप में देखी जाती है, तो वो प्रतिशत में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों और मैंने कुछ लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ऊंचाई पर किस प्रकार के बादल बनते हैं, यानी ऊंचाई आपको दी गई है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के बादल बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बादल है उनके इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, जैसे सीरस हो गया, क्यूमियल्स हो गया, स्ट्रेटस हो गया, निम्बस हो गया। ये दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ना बादलों के प्रकार, जैसे आप पढ़ते हो पक्षाभी मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, वर्षा मेघ, उनके इंग्लिश में नाम है। और दोस्तों अब आपको बताने हैं कि जो ऐसे कौन से बादल हैं जो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों ऐसे बादल कौन से हैं, सीरस। कौन से, सीरस। और सीरस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं कपासी मेघ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कपासी मेघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरस। और ये जो कपासी मेघ या सीरस क्लाउड होते हैं ये ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे होते हैं, तो 8000 से लेके 12000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि 4000 से 7000 की ऊंचाई पर किस प्रकार के बादल बनते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटस जो क्लाउड होते हैं उनको बोलते हैं स्त्री मेघ। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्त्री मेघ। ठीक दोस्तों, निम्बस को बोलते हैं वर्षा मेघ, क्यूमुलस को बोलते हैं पक्षाभी मेघ और शीर्ष को हमने अभी बात की थी, क्या बोलते हैं, कपासी मेघ। ठीक दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से बादल बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्यूमियल्स, और क्यूमुलस को हम इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं पक्षाभी मेघ। पक्षाभी मेघ है वो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और पक्षाभी मेघ को इंग्लिश में क्यूमियल्स क्लाउड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं उनको सीरस बोलते हैं और शीर्ष को जो शीर्ष क्लाउड होते हैं उनको इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं कपासी मेघ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि एक प्रकार के परतदार बादलों के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जो परतदार बादल के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों स्ट्रेटस को जाना जाता है। और स्ट्रेटस को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री मेघ। स्तर का मतलब आप समझ गए दोस्तों, नाम से ही हमें पता चला है, स्तर यानी अलग अलग स्तर में बटा हुआ है, परतों में बटा हुआ है। तो ऐसा कौन सा है, स्त्री मेघ। और जिसको स्त्री मेघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस मेघ या स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है दोस्तों, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वां कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। यानी दोस्तों वर्षा के, यानी जो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के कितने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 5 है, 4। दोस्तों याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है चक्रवातीय वर्षा और एक होती है पर्वतीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, ये उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के वर्षा के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक में दिया हुआ है कि भूमध्य रेखीय पट्टी में वार्षिक वर्षा होती है, यानी जो भूमध्य रेखीय पट्टी है वहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों ये आपकी बुक से उठाया गया क्वेश्चन है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपकी बुक में दिया गया है कि जो जलवाष्प है वो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है दोस्तों, जलवाष्प।
और दोस्तों ऐसे देखें तो मुझे तो लग रहा है ऑक्सीजन, लेकिन दोस्तों आपकी बुक में दिया गया है कि मानव के लिए जो वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो आपका जलवाष्प है। तो आप जलवाष्प याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन को भूल जाइएगा, याद रखिएगा जलवाष्प। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो दोस्तों वायु की उस दशा को कौन दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, यानी जितनी उसकी क्षमता है ग्रहण करने की उतनी ही क्या है ये आर्द्रता ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं संतृप्त हवा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये भी आपकी बुक में है, वैसे सारे ही क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल में मौजूद जल की वास्तविक मात्रा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो वायुमंडल में मौजूद जल की वास्तविक मात्रा होती है उसे पूर्ण आर्द्रता बोलते हैं या फिर निरपेक्ष आर्द्रता। तो यहाँ पे पूर्ण आर्द्रता है नहीं, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन अलग कर लीजिएगा। और दोस्तों वायुमंडल में मौजूद जल की वास्तविक मात्रा कहलाती है वो निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आप कट कर लीजिएगा, यानी वायुमंडल में मौजूद जल की वास्तविक मात्रा कहलाती है वो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हवा के दिए गए परिदृश्य में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जिस तापमान पर हवा के दिए गए प्रतिदर्श में संतृप्तता आती है ऐसा कौन सा तापमान है और उसको क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं औशांक। यानी दोस्तों इस प्रक्रिया को औशांक बोलते हैं जब क्या है हवा में संतृप्तता आती है, यानी कोई हमें तापमान दिया जाता है उस पर क्या है जब हवा में संतृप्तता आ जाती है ये प्रक्रिया औशांक कहलाती है। ठीक दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो दोस्तों वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो जलवाष्प है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक में नहीं है बल्कि बाहर से उठाए गए हैं। तो दोस्तों क्योंकि जो जलवाष्प वाला टॉपिक था तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन बाहर से उठा लिए। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा है। तो दोस्तों वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा है वो 2% है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वाष्प यानी जलवाष्प का भाग है वो 90% भाग पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 90%। 23वां क्वेश्चन कि एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा कहलाती है संतृप्त हवा, संतृप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया बी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से जिस स्थान पर सापेक्ष आर्द्रता सबसे अधिक होती है वह है, यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है या फिर मैदानी भाग है या फिर महासागरीय क्षेत्र है। तो दोस्तों इन चारों में से ऐसा स्थान जहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता अधिक रहती है, सबसे अधिक होती है, वो है महासागरीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।